सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन क्या होता है? तो पौधों का ही हमें पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे। तो इसमें क्या होता है लैंगिक जनन में, कि इस प्रकार के जनन में नर तथा मादा दोनों ही भाग लेते हैं, जैसा कि अभी आपने पहले भी समझा है। और शिशु से दो विशेष कोशिकाओं के मिलने से बनता है। शिशु जो होता है वह दो विशेष प्रकार के कोशिकाओं से मिलने से बनता है, जिन्हें हम युग्मक कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? इसे ये जो है आपका दोनों ही फीमेल पार्ट और मेल पार्ट है, इन दोनों को मिलाने से बनता है। ठीक है, प्रायः उनमें क्या होता है कि एक युग्मक दूसरे युग्मक की अपेक्षा अधिक सक्रिय तथा छोटा होता है। ठीक है, दोनों ही सेम नहीं होते हैं। तो सक्रिय और छोटा युग्मक नर से प्राप्त होता है, इसे शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी युग्मक होता है, क्योंकि आपको पता है कि लैंगिक जनन में दोनों होते हैं, नर और मादा। तो नर का जो भी जनन भाग होता है उसमें से जो भी चीज़ निकलती है वह छोटी होती है, लेकिन बहुत ही एक्टिव होती है, सक्रिय होती है। क्योंकि जो भी चीज़ होती है ना, अगर जो भी रिप्रोडक्शन होता है, मेनली आप इतना समझ लीजिए कि जो नर वाला पार्ट है उसी को ही ट्रेवल करना है, उसी को ही जो है यात्रा करनी है और जो है फीमेल के पास पहुंचना होता है। ठीक है, फीमेल कहीं नहीं जाती, वो एक जगह पे फिक्स बनी रहती है। इसी वजह से कहा जाता है कि होता है और बड़ा होता है, इसे जो कि मादा से आता है, और इसे हम अंडाणु कहते हैं। तो अंडाणु वाला हिस्सा जो होता है वह एकदम शांत होता है। ठीक है, वो निष्क्रिय होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है। और जो शुक्राणु वाला हिस्सा है वो छोटा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि उसको अंडाणु के पास पहुंचना होता है। ठीक है, और यदि कोई जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करे तो उसे हम नर कहते हैं, और यदि कोई जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करे तो उसे हम मादा कहते हैं। बहुत सी स्पीसीज जैसे मनुष्यों में नर तथा मादा दोनों स्पष्टता संभव हो जाते हैं। ठीक है, वैसे दिख जाते हैं कि कौन नर है और कौन से मादा है। लेकिन कुछ स्पीसीज जैसे मनुष्यों के अलावा, जैसे केचुआ, हाइड्रा में एक ही जीव नर तथा मादा दोनों युग्मकों को उत्पन्न करते हैं। तो हाइड्रा, केचुआ वगैरह जो है वो द्विलिंगी है या उभयलिंगी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वह दोनों होते हैं, एक ही में नर भी होगा और एक ही में मादा होगा। केचुआ को आपने देखा होगा कि वो दोनों साइड से चलता है ना, क्योंकि उसका एक साइड जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है और दूसरा साइड उसका मेल पार्ट होता है। तो ऐसे जीवों को उभयलिंगी कहते हैं या द्विलिंगी। तो लेकिन ये उभयलिंगी जीव एक ही समय में या तो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं या मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार एक समय में ये एक लिंगी जैसे नर या मादा के रूप में ही काम करते हैं। इसीलिए इन जंतुओं में भी जनन के लिए अलग अलग नर तथा मादा की आवश्यकता होती है, और इनमें से एक युग्मक नर से आता है और दूसरा मादा से। नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। लैंगिक जनन एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में होता है, और बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन बहुत ही सामान्य होता है। तो यहाँ पर जो है आपने कुछ चीज़ें को समझा होगा कि नर और मादा जो है वह क्या रिप्रोड्यूस करते हैं। नर से है शुक्राणु निकलता है और मादा से जो है वह अंडाणु निकलता है। तो अब हम पढ़ेंगे पौधों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यहाँ पर क्या होता है कि अभी पहले आप चीज़ों को पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पर पढ़िएगा। ठीक है, पहले मैं एक बार समझा देती हूँ क्या लिखा है। पहले यहाँ डायग्राम से आप समझिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है ये है आपका एक मतलब पूरा पार्ट। ठीक है, फ्लावर में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये होता है आपका, ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। और साथ ही जो इसमें ये वाला हिस्सा होता है, ये जो फूला सा हिस्सा दिख रहा है इसे हम बोलते हैं इसका फीमेल पार्ट है, और ये जो आपका लंबा सा हिस्सा दिख रहा है ये मेल वाला पार्ट है, शुक्राणु से आता है। ठीक है, ये शुक्राणु है, उसी की संरचना है, ये एक शुक्राणु की संरचना है। ये जो शुक्राणु है ना, इसके अंदर दो नर युग्मक होते हैं, ये करोड़ों में होते हैं। ठीक है, लगभग 3 मिलियंस होते हैं, और लगभग एक शुक्राणु में क्या होता है कि 2 नर युग्मक होते हैं। और ये लेकिन ये मैं सिर्फ पुष्पों की बात कर रही हूँ, आपको पौधों के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो पौधों को ही ध्यान में रख के पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है एक शुक्राणु की मैंने संरचना आपको दिखाई है। ठीक है, ये क्या होता है कि इसके अंदर जो है यह 2 नर युग्मक होते हैं। इसके अलावा ये जो है ये पराग नलिका होती है। ठीक है, ये नली होती है, और यहाँ पर एक केंद्रक होता है। ये जो है ये यहाँ पर
बहुत सारे शुक्राणु होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि परागकण जो हैं, पॉलन ग्रेन्स, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ढेर सारे होते हैं, ठीक है। उनमें कंपटीशन होता है कि कौन सबसे पहले जो है वह अंडाणु के पास पहुंचेगा, यानी कि उसके ओव्यूल्स के पास पहुंचेगा, बीजांड के पास पहुंचेगा। तो जो पहले पहुंच जाता है उसी की जीत हो जाती है, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी रेसिंग हो रही है, लेकिन सभी क्या होते हैं, कुछ रास्ते में खराब हो जाते हैं, कुछ सूख जाते हैं बीच में ही, जैसे कि ये वाले हो गए हैं ना। यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं कि कुछ जो है वह सूख गए हैं, ये वाला हिस्सा तो सूख ही गया, ये वाला भी सूख गया, ये भी सूख गया, लेकिन सिर्फ ये वाला जो है वह नीचे तक पहुंच गया है ना। ये वाला देख रहे हैं आप, अंदर तक पहुंच गया। तो इसके अंदर जो है नर, मतलब 2 नर युग्मक है, और ये 2 नर युग्मक जो है इसके मतलब कि ओव्यूल्स में जो होते हैं, वो आपके जो एग्स होते हैं उसको क्या करता है, फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है। तो इसमें जब क्या होता है कि जो ये वाला हिस्सा होता है, इसमें जो ओव्यूल्स होते हैं, आप देख रहे हैं कि जो 2 ओव्यूल्स होते हैं वो मतलब कि दो जो एग्स होती हैं वो एक नर युग्मक से, और एक जो होता है वो एक नर युग्मक से मतलब फर्टिलाइज होता है, निषेचन होता है, यानी उनका संलयन होता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर 2 प्रकार का 2 बार निषेचन होता है, इसीलिए इसको हम लोग द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। प्लांट्स में यही होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ प्लांट्स का पढ़ा रही हूँ, इसलिए प्लांट्स को ही आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसका जो ये वाला हिस्सा है इसे हम पुष्पासन कहते हैं। इसमें ये पुष्पवृंत होता है, ये बाह्य दल और दल हैं, ठीक है। ये क्योंकि अभी एक फूल है, ये अभी फूल है, अभी ये कुछ टाइम के बाद फल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसमें जाएगा, ये आपका जो है यहाँ पर मिलेगा, और इधर ये दोनों एग्स के साथ मिलेगा, और फिर उसके बाद ये नर युग्मक आप देख रहे हैं, 2 नर युग्मक है ना, ये दोनों नर युग्मक यहाँ पर पहुँचेंगे और फिर निषेचन की क्रिया होगी। तो अब ये जो चीज़ों को आपने अभी देखा है, तो चलिए इसको हम एक बार पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, अभी और भी डिटेल्स में बताऊंगी, पहले इतना पढ़ लेते हैं फिर। तो फूल पौधे का जनन अंग होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पौधों में 2 तरह के जनन अंग होते हैं, एक होता है उसका वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में क्या आता है, उसकी जड़, तना और पत्ती आती है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में बीज और फल आते हैं, ठीक है, फूल आते हैं। तो फूल को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो फूल पौधे का जनन अंग होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें पुंकेसर यानी कि नर होते हैं, और तथा स्त्री केसर यानी कि मादा जनन अंग होते हैं। और पुंकेसर यानी जो नर वाला भाग है उसके अग्र भाग पर पराग कोश होते हैं, और पराग कोश में पराग कण होते हैं, और परागकण छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, और ये नर युग्मक बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, स्त्री केसर का जो आधार होता है वह चौड़ा होता है, तथा ऊपर जाते जाते पतला हो जाता है, और निचले चौड़े आधार को हम अंडाशय कहते हैं, और इसमें अंडाणु होते हैं, और अंडाणु में बीजांड होते हैं। और स्त्री केसर के ऊपरी भाग को हम वर्तिका कहते हैं, और वर्तिका का अग्र भाग चिपचिपा होता है, जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। और परागकण हवा, पानी या कीटों द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, और पराग कोश से परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। तब ऐसी प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं, ठीक है। परागण आपने देखा होगा, यहाँ पे कट किया है, बीच में व्हाइट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये परागण प्रोसेस है, पॉलिनेशन है, जो कि अभी आपने देखा है, ठीक है। परागण के बाद पराग कोश को एक पराग नली परागकण के बाद पराग कोश से क्या होती है कि एक पराग नली निकलती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये पॉलन ट्यूब, ठीक है, ये पराग नली निकलती है। ये नली पहले नहीं रहती है, बाद में निकलती है। ये जो नली है ना, ये वाली नली यही वाली है, ठीक है, ये इसमें बाद में निकलती है। और इसी की बात किया गया है कि इसका पहले जो फीमेल वाला होता है नीचे वाला पार्ट चौड़ा होता है, बाकी ऊपर जाते जाते पतला हो जाता है, जबकि मेल वाला पार्ट पतला सा होता है, लेकिन ऊपर उसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे पराग कोश में पराग कण होते हैं। तो उसने इसी की बात बोली है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है कि पराग नली में 2 नर युग्मक होते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 नर युग्मक आपको देख रहे हैं, ठीक है, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 नर युग्मक होते हैं, और इनमें से एक नर युग्मक पराग नली में से होता हुआ बीजांड तक पहुँच जाता है, और यह बीजांड के साथ संलयित हो जाता है, जिससे एक युग्मनज बनता है, और ऐसे संलयन को हम निषेचन कहते हैं। और युग्मनज माइकोटिक विधि द्वारा कई बार विभाजित होता है, जिससे पौधा बन जाता है। जबकि जो आपको यहाँ पर दूसरा वाला जो एग है, ठीक है, मतलब सॉरी, दूसरा वाला जो आपका ये स्पर्म है, यानी कि
जो आपका शुक्राणु वाला हिस्सा है, क्योंकि ये दो है ना, एक ये और एक ये जो दूसरा वाला है वो इस वालों के साथ जो है, इनके साथ जो है वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, मतलब फर्टिलाइज करके, ठीक है, फर्टिलाइज करता है। फिर उसके बाद जो बनता है वह, उसे हम भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश का काम होता है कि जो अभी आपका जो बना है, ठीक है, जो भ्रूण बना है उसको पोषण देना, तब तक पोषण देना जब तक कि वह एक पौधा ना बन जाए। तो अभी इस प्रोसेस को अभी आप अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर आपको एक नया वर्ड सुनने को मिला होगा, निषेचन। तो निषेचन क्या होता है इसको समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है निषेचन में, कि बीजांड के भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका का शीर्ष गल जाता है। देखिए आपने देखा है कि इस तरह के होते हैं, ठीक है। ये आपका जो ये वाला हिस्सा है ना, पॉलन ग्रेन, ये आपका निकल के मान लीजिए गया, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। ये एक वाले का डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, फिर ये धीरे धीरे गल जाता है और फिर ये एक नली बनाती है जिसे हम पराग नलिका कहते हैं। यही वाला हिस्सा है जो ये पोर्शन है, दो नरयुग्मक लिखे हैं ना, ये नरयुग्मक जो है बाद में क्या होते हैं, पिघल करके जो है पहुँच जाते हैं एक नली बना करके अंडाशय के पास, ठीक है। फिर क्या होता है कि इसका शीर्ष जो है वो गल जाता है, ठीक है, तथा उसमें उपस्थित नलिका जो है वो नलिका केंद्रक भी लुप्त हो जाती है। फिर क्या होता है कि दोनों नरयुग्मक अब भ्रूण कोश के जीव द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं और इनमें से एक जो है वह अंड कोशिका में घुसकर उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है, मिल जाता है, और इस प्रकार मुख्य निषेचन की क्रिया समाप्त हो जाती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फीमेल और मेल का क्या होना है, आपस में संलयित होना, ठीक है, उसका फ्यूजन होना, मिल जाना, ठीक है। तो इसमें युग्मनज का निर्माण होता है और फिर युग्मनज आगे चलकर भ्रूण बनता है। भ्रूण का मतलब है कि एक, फिर बाद में वो बेबी बन जाता है, ठीक है, प्लांट बन जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप इस प्रोसेस को समझ सकते हैं कि क्या है। एक बार फिर से फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन इज द एक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट, मतलब जाइगोट को बनाना। जाइगोट का मतलब होता है क्या, भ्रूण बनाना, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम में मैंने दिखाया है बना के कि कैसे यहाँ पे जो है बना है, ठीक है। एक एक चीज़ को समझेंगे हम यहाँ पर, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, बहुत सारे परागकण होते हैं, ठीक है, उनमें से सिर्फ एक ही होता है जो कि गल करके क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। पॉलन ट्यूब का मतलब पराग नलिका बनाता है। और ये आपकी क्या है, स्टिग्मा वाली हिस्सा है, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र वाला हिस्सा है। और ये पॉलन ग्रेन्स यानी कि परागकण है, ठीक है। ये परागकण जो है पिघल करके जब पराग नलिका बनाएंगे तो स्टिग्मा से होते हुए ये कहाँ पहुंच जाएंगे, आपके इस ओवरी के ओव्यूल्स में, ठीक है। ये ओवरी हिस्सा है, बड़ा वाला हिस्सा ओवरी है और ये छोटा वाला अंदर का हिस्सा ओव्यूल्स है। और ओव्यूल्स में क्या होते हैं, एग्स होते हैं, ठीक है, जो कि ये आपका क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल गैमेट्स होते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे होंगे आप कि ये जो यहाँ पर जो है एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, इसमें बहुत सारे एक्स होते हैं लेकिन इनमें से सिर्फ 3 ही होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो ओवरी है इसमें आ गया, ठीक है, ये वाला मेल गैमेट्स जो है दोनों, मतलब मेल गैमेट्स कहने का मतलब है कि दो नर युग्मक जिसे हम कहते हैं, गैमेट्स को हिंदी में युग्मक कहते हैं। ये युग्मक जो है ये आपस में, ये आप दो देख रहे हैं ना, ये दोनों चल करके यहाँ पर आ गए, पिघलते पिघलते चले आए, ठीक है। अब ये जब आए तो क्या होता है कि इनमें जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये दोनों जो अलग अलग मैंने अलग अलग दिखाया है, ठीक है, एक बार यहाँ फ्यूज, सिर्फ इसमें से जो 2 है तो एक जो है वो इसके साथ फ्यूज हो जाता है और बाकी जो ये एक है वो इन दोनों के साथ फ्यूज होता है। फ्यूज का मतलब मिलना, संलयित होना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो 2 मिल गए, ठीक है, एक नर और मादा मिले, तो इसीलिए इसको हम एक फीमेल और एक गैमेट, एक फीमेल और एक मेल मिले, तो इसलिए इसे हम कहते हैं कि यहाँ पर डिप्लॉयड बनता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसने ये दोनों के साथ दोस्ती कर ली, ये 2 मेल्स, मतलब एक मेल ने 2 फीमेल्स के साथ मिलकर फ्यूजन किया, तो यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन होता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वह 2 बार होता है। देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसने इसके साथ फ्यूज़ किया, ठीक है, और ये वाला हिस्सा है इसने इन दोनों के साथ फ्यूज़ किया। जब यहाँ फ्यूज़ किया तो ये 3 बने और यहाँ पर फ्यूज़ किया तो ये 2 बने। ये जो मेन वाला जो फर्टिलाइजेशन, मेन जो निषेचन होता है वो ये है, यही भ्रूण बनेगा। लेकिन जो ये वाला निषेचन हुआ है ये भ्रूण कोश बनाता है, जिसे हम इंग्लिश में एंडोस्पर्म कहते हैं। इसी के कारण इसको, क्योंकि ये 3 बनाए हैं इसलिए इसको ट्रिप्लॉइड कहते हैं, और क्योंकि ये सिर्फ 2 ही बने हैं इसीलिए इसको डिप्लॉइड कहते हैं, ठीक है।
डिप्लॉयड जाइगोट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ जाइगोट देख रहे हैं 2n बन रहा है, तो इसलिए अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि एक बार यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, क्योंकि एक नर युग्मक ने क्या किया, इसके साथ फर्टिलाइज किया और एक ने जो है वो इसके साथ किया। तो एक फर्टिलाइजेशन यहाँ, एक निषेचन यहाँ हुआ और एक निषेचन यहाँ हुआ, तो 2 बार निषेचन हुआ ना, तो इसीलिए इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहते हैं। तो पौधों में जो होता है वह द्विनिषेचन होता है। तो इस प्रकार जो है यह एक जो सिर्फ अभी इसने सिर्फ हमने एक चीज पढ़ी कि एक जो है वो आगे चल के भ्रूण बन गया, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा नर युग्मक है, इसमें क्या लिखा है कि जो दूसरा नर युग्मक है वह दोनों ध्रुवीय केंद्र को, यानी कि वो जो 2 आपको 2 एक्स दिख रहे थे उनके साथ संलयन करके एक त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉयड केंद्रक बनाता है, जिसे कि प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक कहते हैं। इसका बस यही काम होता है कि जब तक आपका जो भी प्लांट है, मतलब जो भी बीज है वो मतलब बोया ना जाए, जब तक वो प्लांट में बदल ना जाए, तब तक वो उसको पोषण देता है। क्योंकि आपको भी पता है कि जो बीज होते हैं उसमें भी जान होती है, क्योंकि आपने उसको बोया है तभी वो ग्रोथ करके एक प्लांट बना है। तो उसमें जान कहाँ से आएगी, उसको भोजन कहाँ से मिलेगा, तो उसको भोजन इस ट्रिपल फ्यूजन से मिल रहा है। ये जो ट्रिप्लॉयड बन रहा है इसी से मिल रहा है, ठीक है, इस एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष से मिल रहा है। तो इस प्रकार जो है ये प्रोसेस हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि पुष्पों में निषेचन के बाद कौन कौन से बदलाव हो जाते हैं। तो अभी तक आपने देख लिया निषेचन की क्रिया हो गई, ठीक है, जो नर युग्मक है वो मादा के पास पहुँच गया, उनका संलयन हो गया और वहाँ पे भ्रूण बनना स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए कि पुष्प में निषेचन के बाद अनेक बने, इसके फल स्वरूप पुष्प के अंडाशय से फल का तथा बीजांडों से बीज का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा भी है, मैंने बताया भी है कि ये वाला जो हिस्सा होता है ओवरी वाला, ये आपका अंडाशय वाला हिस्सा जो फल बन जाएगा और इसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं जिसे हम बीजांड कहते हैं वो बीज बन जाते हैं, ठीक है। और पुष्प में प्रमुख बदलाव कुछ इस प्रकार होते हैं। सबसे पहला है बाह्य दल में क्या होता है। देखिए जैसे कि आपने देखा था कि पुष्प में बहुत सारे पार्ट्स थे, ठीक है, आपने अभी यहाँ पर देखा ये आपका बाह्य दल, पुष्पासन दल, ये सारे पोर्शन है ना, लेकिन इनका होता क्या है ये यहाँ पर आपको पता चलेगा कि बाह्य दल प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। जैसे कि टमाटर, बैगन, रसभरी आदि में आपने देखा होगा कि टमाटर में ग्रीन ग्रीन वाला जो हिस्सा लगा होता है ना वो बाह्य दल होता है, ठीक है। फिर दल में क्या होता है कि यह भी मुरझाकर झड़ जाता है, गिर जाता है, जो चमकीला कलरफुल पार्ट होता है वो गिर जाता है। पुंकेसर सूखकर गिर जाते हैं, ठीक है, वर्तिकाग्र भी सूखकर गिर जाता है, वर्तिका मुरझा जाते हैं, अंडाशय फल में बदल जाता है और बीजांड क्या होता है बीज में बदल जाता है और अंडाशय की भित्ति जो है वह फल भित्ति बनाती है। तो इस प्रकार अंत में फल तथा इसके अंदर एक या अनेक भ्रूणपोषी या अभ्रूणपोषी बीज होते हैं, ठीक है, यानी कि फलों के अंदर बीज होते हैं। जैसे कि एक या अनेक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि किसी किसी में एक ही बीज होता है। जैसे आपने देखा होगा जैसे कि आपका अखरोट हो गया, सॉरी अखरोट नहीं, जैसे मान लीजिए बादाम हो गया, ठीक है, या फिर जिसमें सिर्फ एक ही बीज होते हैं जैसे लीची हो गई, ठीक है। और इसके अलावा बहुबीजी अगर कहेंगे तो अमरूद हो गया, ठीक है, अमरूद बहुबीजी है, लेकिन आम क्या है उसमें सिर्फ एक ही बीज होते हैं। तो इस प्रकार का भाग जो है वह बनता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसीलिए जो अंडाशय है इसको फ्यूचर फ्रूट कहा जाता है और बीजांड को फ्यूचर सीड कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में लैंगिक जनन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो जंतुओं में लैंगिक जनन विभिन्न विधियों से होता है। लैंगिक जनन के समय यहाँ पर सिर्फ हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, मनुष्यों के बारे में नहीं, ठीक है। सिर्फ जंतुओं में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो समझेंगे कि जंतुओं में लैंगिक जनन विभिन्न विधियों से होता है। लैंगिक जनन के समय एक कोशिकीय जीव आकार तथा आकृति में समान होते हैं और बहुकोशिकीय जीवों में नर यानी कि शुक्राणु तथा मादा जो यानी अंडा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जैसे कि फीमेल उसमें आपने पढ़ा भी अलैंगिक में, वैसे इसमें भी होता है कि नरों से शुक्राणु और मादा से अंडाणु उत्पन्न होते हैं, ठीक है। उभयलिंगी जीवों में एक ही जीव एक समय में शुक्राणु या अंडा उत्पन्न करेंगे, जैसे कि मेढक या केचुए, ठीक है। मेढक और केचुए क्या होते हैं, दोनों उभयलिंगी होते हैं, अभी आपने इसके बारे में पढ़ा भी। तो जंतुओं में निषेचन जो है वह 2 प्रकार से होता है, एक तो बाह्य निषेचन होता है, दूसरा आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन का मतलब होता है कि यह मेढक वगैरह में होता है। जैसे बाह्य निषेचन मेढक में पाया जाता है। मेढक में नर और मादा दोनों ही जीव संभोग करते हैं, यानी कि उनमें संलयन होता है, निषेचन की क्रिया होती है और अपने अपने युग्मकों को
पानी में छोड़ देते हैं। नर अपना जो है शुक्राणु और मादा अपने अंडाणु को पानी में छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है कि शुक्राणु जो है वो अंडे को पानी में निषेचित कर देता है, यानी दोनों आपस में मिल जाते हैं। मिलना ही निषेचन कहलाता है और ऐसे निषेचन को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन जो होता है यह कीट, मकड़ी, मवेशी, कुत्ता, मनुष्य, बाकी ऐसे ही अन्य जंतुओं में होता है। तो इसमें क्या होता है, नर अपने शुक्राणु को मादा के शरीर में अंदर छोड़ते हैं और शुक्राणु जो है वो अंडों को मादा के शरीर के अंदर ही निषेचित करते हैं, बाहर नहीं, ठीक है, जिसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। डिटेल्स में अगर हम पढ़ेंगे इंटरनल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है, यानी कि भ्रूण बनता है, ठीक है। फिर निषेचन के तुरंत बाद युग्मनज जो है वह विकसित होना प्रारंभ कर देता है और युग्मकों में अपने माता पिता की तुलना में आधी संख्या में गुणसूत्र होते हैं। आपने जैसे कि अभी मैंने बताया था ये बात कि आधा माता का और आधा पिता का गुण होता है, मिला करके जो है एक जीव बनते हैं। और निषेचन से जब दो युग्मक अपने आधी संख्या में गुणसूत्र होते हैं और मिलते हैं, तब जीव में क्रोमोसोम की संख्या पूरी हो जाती है। तो अगर आपसे कहें कि मनुष्यों में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 होते हैं। तो 23 गुणसूत्र माता से मिलते हैं और 23 जो होते हैं वो पिता से मिलते हैं और मिलकर के एक पूरा गुणसूत्र बनता है और एक जीव बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार का इंटरनल रिप्रोडक्शन होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे सीड्स के बारे में, यानी कि बीजों के बारे में। तो फलों में अभी आपने देखा फल बन गए हैं। अब बीज क्या होते हैं कि बीज पौधों का अत्यंत सूक्ष्म जीव है और यह सूक्ष्म जीव से वयस्क पौधे का निर्माण होता है। और बीजों का निर्माण गर्भाशय में होता है, यानी कि उसके जो अंडाशय है उसमें होता है। और बीज पौधे का वह भाग है जो फलों के अंदर ही सुरक्षित रहता है तथा नए पौधे को जन्म देता है। अतः बीज की सुषुप्ता पौधा भी कहा जा सकता है, यानी बीज को हम सुषुप्ता पौधा कह सकते हैं, सोया हुआ पौधा कह सकते हैं, ठीक है। तो बीज के बारे में ये कुछ बातें हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर सीड्स के बारे में। तो सीड्स क्या होते हैं, सीड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकीर्णन, ठीक है, यानी कि बीजों का फैलाव। तो फल तथा बीजों का अपने मात्र पौधों से अलग होकर दूर जाकर गिरना ही प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन का मतलब है कि दूर तक फैल जाना, ठीक है, उनका फैलाव होना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसा कि आपने देखा कि जब फल क्या होता है कि एकदम पक जाता है, ठीक है, तो वो नीचे आकर चूकर गिर जाता है, तो उनके बीज क्या हो जाते हैं, फट के ज़मीन में गिर जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि कुछ फलों के जो होते हैं वह ऊपर ही फट जाते हैं, जैसे जो हल्के होते हैं, जैसे कि रुई वगैरह में आपने कपास में देखा होगा, तो वो हवा में उड़ने लगते हैं। तो फटने वाले फलों में जो बीजों का प्रकीर्णन होता है और तथा ना फटने वाले फलों में संपूर्ण फल ही क्या होता है, विकसित होता है। तो जो बीज फट जाते हैं तो उनका तो प्रकीर्णन होगा, लेकिन जो नहीं फटते हैं तो उनमें जो पूरा का पूरा जो फल है वही क्या होता है, एक बीज का काम करता है, तो उसी को बाद में बो दिया जाता है। तो अब हम बीजों के प्रकीर्णन के बारे में पढ़ेंगे। तो बीजों का प्रकीर्णन कई प्रकार हो सकता है, वायु द्वारा, पानी या जल के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा हो सकता है। और कभी कभी तो ये स्वयं भी फूट जाते हैं, जैसे कि मदार में आपने देखा होगा, मदार के जो फल है ना वो अपने आप फूट जाते हैं और फिर आप देखते होंगे कि रुई उड़कर कहीं ना कहीं आने लगती है। अक्सर आपने आंधियों में देखा होगा कि उसकी रुई जो है वो उड़ती रहती है, तो वो फटने के कारण होती है। तो वायु द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है कि इसमें बीजों के प्रकीर्णन का माध्यम हवा होता है। इस माध्यम के प्रकीर्णन में वही बीज आते हैं जिनका भार सूक्ष्म होता है, मतलब बहुत जो हल्के हैं वही उड़ सकते हैं, भारी वाले तो उड़ नहीं पाएंगे। और संख्या में क्या होते हैं, अधिक से अधिक होते हैं और जिनको दूर दूर तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती है। जैसे शीशम, आर्किड, सूरजमुखी, इनके जो बीज होते हैं ना वो हवा में उड़ जाते हैं। तो और पानी या जल द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है कि इस प्रक्रिया में बीजों का प्रकीर्णन जल के माध्यम से होता है और इस प्रकार के प्रकीर्णनों में बीजों की संख्या अत्यधिक होती है और इनके बीज अत्यधिक चिकने व जलरोधी होते हैं और ये बीज जल की लहरों के साथ बह जाते हैं और किनारों पर बीजों का प्रकीर्णन होता है। जैसे कि कमल, सिंघाड़ा वगैरह जो होते हैं या नारियल वगैरह होते हैं, वो ऐसे ही उनमें प्रकीर्णन होता है बीजों का। कमल के आपने देखा होगा, कमल पानी में रहता है ना, तो उसमें भी इसी प्रकार का प्रकीर्णन होता है जिसके कारण वो विकसित होता है। सिंघाड़ा भी पानी में रहता है तो उसमें भी ऐसे ही होता है। अब हम तीसरा पॉइंट है पढ़ेंगे जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। तो क्या होता है इसमें कि इस प्रक्रिया में जीव जंतु बीजों का प्रकीर्णन अपने मल के माध्यम से करते हैं। जैसे
जीव जंतु जिनके फलों को खाते हैं, ठीक है, जिन मान लीजिए कोई है जिनके उन फलों को खा लिया, तो उन फलों में बीजों का समावेश होता है और वह बीज जो है वह उसके मूल के साथ बाहर आ जाते हैं और बीजों का प्रकीर्णन करते हैं। जैसे कि लटजीरा या गोखरू वगैरह में ऐसा ही होता है, जिसे जंतु खा लेते हैं और फिर उनके जो गोबर होते हैं उन्हीं में से निकलता है और उनका प्रकीर्णन हो जाता है। मनुष्यों द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है? जैसे इस प्रक्रिया में मनुष्यों द्वारा बीजों का उपयोग करने पर, उनके खाते समय बीजों का फैलाव होने पर, या उनके पैरों द्वारा प्रकीर्णन होता है, या जीवों द्वारा भी ऐसे ही होता है, उनके पैरों से चिपक कर पहुंच जाए। या फिर हो सकता है कि मनुष्यों ने खाकर फल, जैसे हम लोग क्या करते हैं, फल खाकर बीज कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। जामुन खाया फेंक दिया, आम खाया उसकी गुठलियाँ फेंक दी, लीची खाया उसको फेंक दिया, ठीक है। तो उस तरह से फलों का जो हम लोग बीजों का फैलाव करते हैं वह भी क्या है, एक प्रकार का प्रकीर्णन ही होता है। तो इस प्रकार से जो है हमने प्रकीर्णन के बारे में समझा, जो कि बीजों के फैलाव का ही एक माध्यम है। तो आई होप आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे। तो इसमें आपने पूरे वीडियो को समझ लिया है। तो मैं जो है इस मतलब टॉपिक का जो है आपको प्लेलिस्ट में पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी, मतलब इसका डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप जो है इसका नोट्स बना लीजिएगा, या फिर आप पॉज करके भी नोट्स साथ में बनाते हुए चल सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हमारा वीडियो मिल सके। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स के थ्रू वहाँ पर आप कमेंट करके भी बोल सकते हैं, तो हम आपको जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के माध्यम से मिलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।